हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवाई होम ट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलर एंड उसके टाइप्स देखेंगे। इसको हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड कीजिए। तो अगर आपको सीपीयू शेड्यूलर का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सीपीयू शेड्यूलर होता क्या है? ये मेनली काम क्या करता है कि प्रोसेस को एक क्यू से दूसरे क्यू में पहुंचाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि इट हेल्प टू माइग्रेट प्रोसेस फ्रॉम वन क्यू टू अदर क्यू। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आने के लिए भी हमारा शेड्यूलर काम हेल्प करता है। तो देखो, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। ये मेनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है, बात क्या हो रही है। देखो, ये हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मेनली प्रोग्राम स्टोर होता है, लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो जब अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो इसे प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा शेड्यूलर हेल्प करता है। उस शेड्यूलर को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं LTS, याद रखना। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोग्राम को प्रोसेस में क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गया, लेकिन मेन मेमोरी में ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पे भी तुम लाकर रख दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। देखो, हम जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझो। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या होगा कि इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेट होते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है न्यू स्टेट। दूसरा हमारा है रेडी स्टेट, इसे हम रेडी क्यू भी बोलते हैं। हमारा रन स्टेट है जिसमें हमारा प्रोग्राम का कंप्यूटेशन होगा, यानी कि प्रोसेस हमारा यहाँ पर रन होगा। तीसरा हमारा हो गया वेट और ब्लॉक स्टेट, ओके, जिसमें हमारा आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसे हम बोलते हैं LTS भी, ये हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में मेनली क्या होगा कि ये प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को क्रिएट करेगा और उसे रेडी क्यू में लेकर आएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आएगा। ठीक है, तो ये रेडी क्यू में लेकर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस उस कारण से इकट्ठा हो जाएंगे। ये क्यू है तो यहाँ पर हमारा डेटा को ही स्टोर करता है क्यू, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ये डेटा को ही स्टोर करेगा। डेटा को स्टोर करने के लिए क्यू हमारा बना है। तो ये हमारा यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस स्टोर हो जाता है, जितना इसका लिमिट हुआ उतना ये स्टोर हुआ, जितना ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इसे पढ़ोगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये क्या करेगा कि देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। कौन सा प्रोसेस को हमें देखो कौन सा प्रोसेस हमारा रन स्टेट में जाएगा ये पता कैसे चलेगा। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एक ही प्रोसेस एक बार में रन होगा। एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन बी रन। ओके, ओनली वन प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक ही प्रोसेस का कंप्यूटेशन होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का रोल आया। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ऑब्वियस बात है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी न किसी को एक को सिलेक्ट करेगा। वो सिलेक्शन होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो होगा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है। तो ये यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट किया, तो यहाँ सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक आता है डिस्पैचर। वो डिस्पैचर का नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्पैच करता है, यानी कि जिस सिलेक्टेड प्रोसेस को ये रन स्टेट में पहुंचाएगा।
वहां पर मान लीजिए हमने P1 को सिलेक्ट किया, P1 को डिस्पैच किया डिस्पैचर ने, और ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो P1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लीजिए P1 को इनपुट परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट आया, यानी कि ये इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसे रिक्वेस्ट आया, तो ये हमारा यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, यानी कि अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पर अब तो हमारा सीपीयू यहाँ पर आइडल हो गया, तो फिर से ये हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर हमारा फिर से एक प्रोसेस आएगा, तो ये फिर से हमारा, अगर मान लीजिए इसे फिर से एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ा, यानी कि फिर से इसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का नीड पड़ा, तो ये हमारा फिर से यहाँ पर P2 आएगा। इस तरह से मान लिया जाए कि ऐसा हो कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोसेस इकट्ठा हो जाए, यानी कि यहाँ पर P1 भी आ जाए, P2 भी आ जाए, P4 भी आ जाए, P5 भी आ जाए, P6 भी आ जाए, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे हो गए। तो देखो ये भी तो जो वेट क्यू है, इससे भी इसका भी तो एक लिमिट है ना, ऐसा थोड़ा नहीं है कि तुम जितना चाहो यहाँ पर उतना स्टोर कर लो। ऐसा तो घर में भी सारा सामान थोड़ी ना है कि स्टोर किए जाओ घर भरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक टाइम के बाद ये फुल हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर आता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है कि यहाँ से प्रोसेस को लाता है, इसमें सस्पेंड करता है, ठीक है, ये प्रोसेस को सस्पेंड करता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सस्पेंडेड ब्लॉक। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। तो ये सस्पेंड होने के बाद जैसे मान लिया जाए कि जब इसका जरूरत अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर वेट और ब्लॉक वेट, यहाँ पर हमारा वेट क्यू में यहाँ पर हमारा स्पेस खाली है, तो ये फिर से हमारा रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये स्पेस जो सस्पेंडेड ब्लॉक है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। तो मिड टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को वेट और टर्म शेड्यूलर वेट स्टेट से प्रोसेस को लाता है और सस्पेंडेड ब्लॉक में सस्पेंडेड स्टेट में डाल देता है, ठीक है। यहाँ पर सस्पेंड करने के बाद कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पर स्पेस बचा तो फिर ये फिर से सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर लाकर इसे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, तो फिर से हमारा मिड टर्म शेड्यूलर इससे प्रोसेस को रिलीज कर देता है और ये हमारा यहाँ पर वापस आ जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि इसी स्टेट में वेट स्टेट पे कोई प्रोसेस है जैसे P1 है, ये अपना परफॉर्म कर लिया पूरा का पूरा, जो भी इसे आई ऑपरेशन चाहिए था ये पूरा परफॉर्म कर लिया, तो इसे फिर से वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आईओ कंप्लीशन होने के बाद इसे हम रेडी क्यू में भेज देते हैं, तो फिर से ये हमारा P1 यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जाए यहाँ पर हमारा P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर P7 कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल इसकी प्रायोरिटी P3 से हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है इसको कंप्लीट करना, तो इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमारा प्रिम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिम्प्ट होने के बाद हमारा ये P3 फिर से यहाँ पर वापस आ जाएगा और P7 यहाँ पर हमारा चला जाएगा। तो ये सब हमारा आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है, अभी इसके बारे में ज्यादा बॉदर मत करो। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया, ये हमारा मिड टर्म शेड्यूलर हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया, ठीक है। काम समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो जो ये रेडी क्यू दिख रहा है ना, यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका भी तो एक स्पेस का लिमिट होगा, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोसेस इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भी हम सस्पेंडेड, ये सस्पेंडेड ब्लॉक इसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर सस्पेंड होगा और अगर जरूरत पड़ा रेडी क्यू खाली हुआ तो फिर से ये हमारा प्रोसेस रिलीज हो जाएगा। इस काम को भी हमारा मिड टर्म शेड्यूलर करता है। ओके, ये हमारा जो यहाँ पर भी हमारा मिड टर्म शेड्यूलर का रोल आता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को क्रिएट करता है और रेडी क्यू में लेकर आता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पर क्रिएट किया कोई भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का रोल खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा डिस्पैचर उस सिलेक्टेड प्रोसेस को रन स्टेट में लेकर जाता है। यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, अगर उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो आईओ रिक्वेस्ट करके वेट स्टेट में जाएगा। ठीक है, वेट स्टेट में अगर बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल है, फिर यहाँ पर अगर इस क्यू में जगह नहीं बचता है तो मिड टर्म शेड्यूलर की हेल्प से इसे प्रोसेस को सस्पेंड किया जाता है सस्पेंडेड ब्लॉक में। तो सारी चीजें यहाँ पर पैरेलल में चल रहा है, तो अगर ये परफॉर्म यहाँ पर जगह स्पेस थोड़ा बच जाएगा तो फिर ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा मिड टर्म शेड्यूलर का रोल आता है।
उसी तरह से हमारा रेडी क्यू में भी बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है सस्पेंडेड ब्लॉक में, और फिर उसे जब जरूरत पड़ता है तो उसे रेडी क्यू में फिर से वापस बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है, यानी कि मिड टर्म शेड्यूलर इस प्रोसेस को हेल्प करता है ये सारे ये एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। ये तो बात हो गई, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।